स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है हार्मोन स्रावों का उद्गम अंतः चेतना से। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। साधारणतः आहार विहार का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने वाले निरोग रहते हैं और असंयम बरतने वाले, अखाद्य खाने वाले बीमार पड़ते हैं। बीमारियों के कारण रोग कीटाणुओं के रूप में ऋतु प्रभाव या धातुओं तत्वों के हेर फेर में ढूंढे जाते हैं और उसी आधार पर चिकित्सा की जाती है। पर कई बार इन सब मान्यताओं को झुठलाते हुए ऐसे कारण उपस्थित हो जाते हैं कि अप्रत्याशित रूप से शरीर के किन्हीं अवयवों का या प्रवृत्तियों का एकाएक घटना बढ़ना शुरू हो जाता है। कारण ढूंढते हैं तो समझ में नहीं आता। अंधेरे में ढेला फेंकने की तरह कुछ उपचार किया जाता है तो उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता। ऐसी परिस्थितियां प्रायः हार्मोन ग्रंथियों में गड़बड़ी आ जाने के कारण उत्पन्न होती हैं। शरीर के सामान्य अवयवों की संरचना और उनकी कार्य पद्धति का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता आया है, इसलिए रोगों के कारण और निवारण के संबंध में काफी प्रगति भी हुई है। पर ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की आश्चर्यचकित करने वाली हरकतें जब से सामने आई हैं, चिकित्सा विज्ञानी स्तब्ध रह गए हैं। प्रत्यक्षतः शरीरगत क्रियाकलाप में इनका कोई सीधा उपयोग नहीं है। वे किसी महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती, चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती हैं और वहीं से तनिक सा स्राव बहा देती हैं। यह स्राव भी पाचन अंगों द्वारा नहीं, सीधा रक्त से जा मिलता है और अपना जादू जैसा प्रभाव छोड़ता है। हार्मोन शरीर और मन पर कितने ही प्रकार के प्रभाव डालते और परिवर्तन करते हैं। उनमें काम वासना का मानसिक जागरण और यौन अंगों की प्रजनन क्षमता भी सम्मिलित है। छोटी उम्र की लड़की और लड़के लगभग एक जैसे लगते हैं। कपड़ों से, बालों से उनकी भिन्नता पहचानी जा सकती है, अन्यथा वे साथ साथ हंसते, खेलते, खाते हैं, कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं पड़ता। पर जब 12 वर्ष से आयु ऊपर उठती है तो दोनों में काफी अंतर अनायास ही उत्पन्न होने लगता है। लड़के की आवाज भारी होने लगती है, ओठों के बाल काले होने लगते हैं और कोमल अंग कठोर होने लगते हैं। लड़कियां शर्माने लगती हैं, उनके कुछ अंगों में उभार आने लगता है और नए किस्म की इच्छाएं तथा कल्पनाएं मन में घुमड़ने लगती हैं। यह हार्मोन स्रावों की करतूत है। वे समय समय पर ऐसे उठते जगते हैं मानो किसी घड़ी में अलार्म लगाकर रख दिया हो अथवा टाइम बम को समय के कांटे के साथ फिट करके रखा हो। यौवन उभार के संबंध में इन्हीं के द्वारा सारा खेल रचा जाता है। अन्य सारा शरीर अपने ढंग से ठीक काम करता रहे, पर यदि इन हार्मोन ग्रंथियों का स्राव न्यून हो तो यौवन अंग ही विकसित न होंगे, और यदि किसी प्रकार विकसित हो भी जाए तो उनमें वासना का उभार नहीं होगा, न कामेच्छा जागृत होगी, न उस क्रिया में रुचि होगी। संतानोत्पादन तो होगा ही कैसे। साधारणतः कामोत्तेजना का प्रसंग 15-16 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 60 वर्ष पर जाकर लगभग समाप्त हो जाता है। स्त्रियों का मासिक धर्म बंद हो जाने पर लगभग 50 वर्ष की आयु में उनकी वासनात्मक शारीरिक क्षमता और मानसिक आकांक्षा दोनों ही समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार 60 वर्ष पर पहुंचते पहुंचते पुरुष की इंद्रियां एवं आकांक्षाएं भी शिथिल और समाप्त हो जाती हैं। यह सामान्य क्रम है, पर कई बार हार्मोनों की प्रबलता इस संदर्भ में आश्चर्यजनक अपवाद प्रस्तुत करती है। बहुत छोटी आयु के बच्चे भी न केवल पूर्ण मैथुन में वरन सफल प्रजनन में भी समर्थ देखे गए हैं। उसी प्रकार शताधिक आयु हो जाने पर भी वृद्ध व्यक्तियों में इस प्रकार की युवावस्था जैसी परिपूर्ण क्षमता पाई गई है। लिंग परिवर्तन की घटनाओं में यही होता है। मनुष्य की आकांक्षाएं और अभिरुचियां जिधर गतिशील होती हैं,
उसी तरह की लिंग मनोभूमि बनती चली जाती है। कोई नारी यदि नर के प्रति अत्यधिक आसक्त होती है, उसी के सानिध्य एवं चिंतन में निरत रहती है, तो उसका अंतःकरण उसी ढांचे में ढलता और तादात्म्य होता चला जाएगा। कालांतर में वह आकांक्षा उसे स्वयं नर के रूप में परिणत कर सकती है। इसी प्रकार कोई नर यदि नारी के चिंतन और सानिध्य में अतिशय रुचि लेता है, तो उसकी चेतना नारी वर्ग में परिणत होने लगेगी और वह उस प्रवृत्ति की तीव्रता के अनुरूप देर में या जल्दी लिंग परिवर्तन कर लेगा। इसमें एकाध जन्म की देरी भी हो सकती है। लिंग परिवर्तन की ऐसी घटनाओं में जिनमें नारी नर के रूप में या नर नारी के रूप में परिणत किए गए, उनमें शारीरिक या मानसिक कारण नहीं होते, वरन अंत चेतना का गहन स्तर कारण शरीर ही इस प्रकार की पृष्ठभूमि विनिर्मित करता है। नपुंसक वर्ग भी ऐसी ही स्थिति है। इसे परिवर्तन का मध्य स्थल कह सकते हैं। समलिंगी आकर्षण से लेकर सहवास तक की अनेक घटनाएं देखने सुनने में आती रहती हैं। इनमें भी वही अतृप्त आंतरिक आकांक्षा उभरती है। दो नारी यदि नर रूप में विकसित हो रही होंगी, तो उनमें नर के प्रति आकर्षण की विद्यमान मात्रा स्त्री रति की अपेक्षा पुरुष रति में रस एवं तृप्ति अनुभव करेगी और उनमें परस्पर घनिष्ठता बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार दो नर यदि नारी रूप में विकसित हुए हैं, तो उनका पूर्वाभास नारी के प्रति आकर्षण बनाए रहेगा और वे दो नारियां परस्पर मिलन का अधिक आनंद अनुभव करेंगी। यह विपर्य दोनों कारणों से हो सकता है। विकसित होती हुई आकांक्षा भी अपनी अतृप्ति का समाधान कर सकती है। इसी प्रकार विकास आगे चल पड़ा है। शरीर बदल गए हैं, पर पूर्व मनोवृत्ति में भिन्न लिंग के संस्कार अभी भी प्रबल हैं, तो वे भी बार बार वैसी ही उमंगे उठाकर समलिंगी संपर्क में अधिक आकर्षण अनुभव कर सकते हैं। पिछले दिनों यूरोप में ऐसे विवाहों को अदालत द्वारा भी मान्यता मिल चुकी है, जिनमें पति पत्नी दोनों या तो नर ही थे या नारी। यूं ऐसे प्रसंग निजी और अप्रकट रूप से चलते तो रहते हैं, पर पिछली न्यायिक परंपराएं तोड़कर जिन्हें कानूनी मान्यता मिली हो, ऐसे विवाह गत दिनों ही सर्वसाधारण के सामने आए हैं। काम वासना को ही लें, पुराने जमाने में भस्मे तथा रसायने खिलाकर या स्वल्प कामेच्छा को पुनर्जागृत करने का प्रयत्न किया जाता था। वह प्रयास भी नशे से उत्पन्न क्षणिक उत्तेजना जैसा ही सिद्ध हुआ। जब से हार्मोन प्रक्रिया का ज्ञान हुआ है, तब से यौन ग्रंथियों के रसों को पहुंचाने से लेकर बंदर एवं कुत्ते की ग्रंथियों का आरोपण करने तक का क्रम बराबर चल रहा है। आरंभ में उससे तत्काल लाभ दिखता है, पर वह बाहर का आरोपण देर तक नहीं ठहरता। भयंकर ऑपरेशनों के समय रोगी को अन्य व्यक्ति का रक्त दिया जाता है, वह शरीर में 3-4 दिन से अधिक नहीं ठहरता। शरीर यदि रक्त स्वयं बनाने लगे तो ही फिर आगे की गाड़ी चलती है। इसी प्रकार आरोपित स्राव अथवा रस ग्रंथियां तत्काल ही लाभ दिखाएंगी। यदि उस उत्तेजना से अपनी ग्रंथियां जागृत होकर स्वतः काम करने लगे तो ही कुछ काम चलेगा, अन्यथा वह बाहरी आरोपण की फुलझड़ी थोड़ी देर चमक दिखाकर बुझ जाएगी। अब तक के बाहरी आरोपण के सारे प्रयास निष्फल हो गए हैं। कुछ सप्ताह का चमत्कार देख लेने के अतिरिक्त उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध न हुआ। सन 1879 में एक वृद्ध डॉक्टर ब्राउन सेक्वार्ड ने घोषणा की कि उसने कुत्ते का वृषण रस अपने शरीर में पहुंचाकर पुनः यौवन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। 72 वर्षीय इस डॉक्टर के कथन की ओर अनेक चिकित्सा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने उसकी घोषणा को सच पाया, लेकिन यह सफलता स्थिर न रह सकी। वे कुछ ही दिन बाद पुनः पुरानी स्थिति में आ गए। इंग्लैंड के डॉक्टर मूरे ने थायरॉक्सिन का प्रयोग एक थायराइड विकारग्रस्त रोगिणी पर किया। दवा का असर बहुत थोड़े समय तक रहता था। कुछ वर्ष जीवित रखने के लिए एक एक करके 870 भेड़ों की ग्रंथियां निचोड़कर उसे आए दिन लगानी पड़ती थीं। इस पर धक्का मुक्की करके ही उसकी गाड़ी कुछ दिन और आगे धकेली जा सकी।
शरीर शास्त्रियों ने इस अद्भुत निरंकुश सिद्धांत को ढूंढने का प्रयत्न किया तो उनकी पकड़ में अंतःस्राव ग्रंथियां आ गईं। इनमें 6 प्रधान हैं, कई उपप्रधान हैं। इनमें तनिक तनिक से रस स्रवित होते रहते हैं और वे रेंगकर रक्त में जा मिलते हैं। इन्हें हार्मोन कहते हैं। इनके भी कई भेद उपभेद ढूंढे गए हैं। इतना सब होते हुए भी यह आश्चर्य का ही विषय है कि इनमें आखिर ऐसा क्या जादू है जो शरीर की सामान्य व्यवस्था में वे इतनी भयानक उलट पलट करके रख देते हैं। स्वास्थ्य के साधारण नियम एक ओर और इनकी मनमानी एक ओर, तथा इस रससाक्षी में सामान्य व्यवस्था लड़खड़ा जाती है और इन हार्मोनों की मनमानी जीतती है। इन स्रावों का रासायनिक विश्लेषण करने पर वे सामान्य स्तर के ही सिद्ध होते हैं। उनमें कुछ ऐसी अनहोनी मिश्रित नहीं दिखती जिससे ऐसे उथल पुथल भरे परिणाम होने चाहिए, पर चाहिए को ताक पर रखकर जब होता है, सामने आता है तो बुद्धि चकरा जाती है और इस अंधाधुंधी में हाथ पर हाथ रखकर बैठना पड़ता है। जहां तक खोज का विषय है, उन अंतःस्राव ग्रंथियों का, उनसे प्रवाहित होने वाले रसों का स्वरूप समझ लिया गया है और उनका रासायनिक विश्लेषण कर लिया गया है, पर उनकी असाधारण महत्ता और असाधारण हरकत का कुछ कारण नहीं जाना जा सका। इतना ही नहीं, उनके नियंत्रण का भी कोई उपाय हाथ नहीं लगा है। यह मोटा और भोला तरीका है कि उसी स्तर के रसायन बाहर से पहुंचाकर उन स्रावों की कमी बेशी के परिणामों को रोकने का प्रयत्न किया जाए। इतना ही बन पड़ा है, सो किया भी गया है। अन्य जीवों से प्राप्त करके अथवा रासायनिक पद्धति से विनिर्मित करके उन रसों को व्यक्ति के शरीर में पहुंचाकर यह प्रयत्न किया जाता है कि विकृतियों पर नियंत्रण किया जाए। उसका लाभ होता तो है, पर रहता क्षणिक ही है। भीतर का उपार्जन बंद हो जाए तो बाहर से पहुंचाई मदद कब तक काम देगी। इसी प्रकार जमीन फोड़कर कोई स्रोत निकल रहा हो तो वह एक जगह से बंद करने पर दूसरे छेद से फूटेगा। यह तो तात्कालिक या क्षणिक उपचार हुआ। बात तब बनती है जब उत्पादन के केंद्र स्वतः ही अपने स्रावों को घटा या बढ़ा लें। उपचार का उद्देश्य तो तभी पूरा हो सकता है। यह स्थिति हाथ नहीं रही है। शरीर शास्त्रियों के सारे प्रयत्न अब तक निष्फल ही रहे हैं और आगे भी इनकी अद्भुत संरचना और कार्य पद्धति को देखते हुए कुछ अधिक आशा नहीं बंधती। ओछी भावनाएं अंतरात्मा में जमी हों और छोटा बनने वालों पर बड़पन के संस्कार जम जाएं तो शरीर को ही नहीं, मस्तिष्क को भी बड़ा बनाने वाले हार्मोन उत्पन्न होंगे। इंद्रिय भोगों में आसक्त अंतः भूमिका अपनी तृप्ति के लिए कामोत्तेजक अंतःस्रावों की मात्रा बढ़ाती है। विवेक जागृत हो और विषय भोगों की निरर्थकता एवं उनकी हानियों को गहराई से समझ लिया जाए तो इन हार्मोनों का प्रवाह सहज ही कुंठित हो जाता है। इसी प्रकार वियोग, विश्वासघात, अपमान जैसे आघात अंतःकरण की गहराई तक चोट पहुंचा दें तो युवावस्था में भी भले चंगे हार्मोन स्रोत सूख सकते हैं। इसके विपरीत यदि रसिकता की लहरें लहराती रहें तो वृद्धावस्था में भी यथावत गतिशील रह सकते हैं। जन्मांतरों की रसानुभूति बाल्यावस्था में भी प्रबल होकर उस स्तर की उत्तेजना समय से पूर्व ही उत्पन्न कर सकती है। काम क्रीड़ा शरीर द्वारा होती है, कामेच्छा मन में उत्पन्न होती है, पर इन हार्मोनों की जटिल प्रक्रिया न शरीर से प्रभावित होती है और न मन से। उसका सीधा संबंध मनुष्य की अंतः चेतना से है। इसे आत्मिक स्तर कह सकते हैं। जीवात्मा में जमे काम बीज जिस स्तर के होते हैं तदनुरूप शरीर और मन का ढांचा ढलता और बनता बिगड़ता है। हार्मोनों को भी प्रेरणा, उत्तेजना वहीं से मिलती है। पीनियल ग्रंथि भ्रू मध्य भाग में है, जहां देवताओं का तीसरा नेत्र बताया जाता है। प्राचीन काल में ऐसे प्राणी भी थे जिनके मस्तिष्क में सचमुच एक अतिरिक्त तीसरी आंख और भी होती थी, जिससे वे बिना गर्दन मोड़े पीछे के दृश्य भी देख सकते थे। अभी भी अफ्रीका में कुछ ऐसी छिपकलियां देखी गई हैं,
जिनके सिर पर कॉर्निया, रेटिना लेंस युक्त पूरी तीसरी आंख होती है। धान के दाने के बराबर धूसर रंग की इस छोटी सी ग्रंथि में आश्चर्य ही आश्चर्य भरे पड़े हैं। जिन चूहों में दूसरे चूहों की पीनियल ग्रंथि का रस भरा गया, वे साधारण समय की अपेक्षा आधे दिनों में ही यौन रूप में विकसित हो गए और जल्दी बच्चे पैदा करने लगे। समय से पूर्व उनके अन्य अंग भी विकसित हो गए, पर इस विकास में जल्दी भर रही मजबूती नहीं आई। कामदहन की शिवजी की कथा की इन हार्मोन से संगति अवश्य बैठती है, पर अंतःकरण का रुझान जिस स्तर का होगा, शरीर और मन को ढालने के लिए हार्मोनों का प्रवाह उसी दिशा में बहने लगेगा। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।